अब आगे बढ़ते हैं, क्लास स्टार्ट करते हैं। बेटा जैसे ना लास्ट क्लास में मेरे ख्याल से मैं आप लोगों को बता रहा था स्पीड ऑफ स्पीड के बारे में, ऑब्जेक्ट और इमेज की स्पीड से रिलेटेड कुछ चीजें हमने डिस्कस की थी। अच्छा आज ना मैं कुछ चीजें बताऊंगा, आपको याद रखनी है। ये जो चीजें हैं +2 में भी एक्सप्लेन नहीं की जाती हैं, ये टॉपिक जो मैं बताऊंगा जस्ट आपको याद रखना है। और इसके ऊपर क्वेश्चंस आते हैं, लेकिन एनटीएससी वगैरह में एक तानिया ने पूछा है कि अगर एंगल ऑफ इंसिडेंस 90 डिग्री होगा तो क्या इमेज बनेगी? बेटा नहीं बनेगी। आप ये कह सकते हैं कि एंगल ऑफ इंसिडेंस बिल्कुल 90 डिग्री पर तो नहीं बनेगी, लेकिन नियरली 90 डिग्री हो तो बनेगी। तो बिल्कुल 90 पर तो रेज पैरेलल टू मिरर निकल जाएंगी। जो मैं कह रहा हूं उसको सुनो अब, और मैं जो बताऊंगा वो चीजें, वो फार्मूले आपको याद रखने हैं। अब जो चीजें हैं वो 10th लेवल पर या 12th लेवल पर समझाई नहीं जा सकती, लेकिन फार्मूला याद रखना है। फार्मूले के बेस पर क्वेश्चंस आते हैं, वो क्वेश्चंस आपको सोल्व करने होते हैं। वो देखो, जैसे आप लिखो इमेज फाउंड बाय 2 मिरर्स, इमेज फाउंड बाय 2 मिरर्स। 2 मिरर्स मिलके जो इमेज बनाएंगे उसके बारे में बात करेंगे हम। बेटा मान लो 2 प्लेन मिरर हैं, इनके बीच में थीटा एंगल है, इनके बीच में थीटा एंगल है, और एक ऑब्जेक्ट रख दिया हमने, एक ऑब्जेक्ट रख दिया हमने। क्वेश्चन ये है कि भाई ये दोनों मिरर मल्टीपल रिफ्लेक्शंस करेंगे। कई एक बार रे एक मिरर पर जाके टकराएगी, फिर दूसरे मिरर पर जाके टकराएगी, और दोनों के मल्टीपल रिफ्लेक्शन के कारण कुछ इमेज बनेंगी। तो यहां क्वेश्चन क्या होगा कि आपको ये एंगल दिया होगा, 2 मिरर्स का एंगल दिया होगा, और आपसे ये पूछा जाएगा कि ये बताइए दोनों मिरर मिलके कितनी इमेजेस, टोटल कितनी इमेज बनाएंगे। ये दोनों मिलके 2 इमेज बनाएंगे, या 3 बनाएंगे, या 4 बनाएंगे, या 10 बनाएंगे। इस तरीके से आपसे पूछा जाएगा दोनों मिरर मिलके कितनी टोटल इमेज बनाएंगे अगर ये एंगल दे रखा हो तो इस क्वेश्चन को सोल्व करने का तरीका क्या है, वो तरीका समझो, मेथड क्या है। अगर आपको ये एंगल दे रखा हो और इन दोनों मिरर्स के द्वारा बनाएगी टोटल नंबर ऑफ इमेजेस पूछी गई हो, तो उसका तरीका यह है, सबसे पहले आप 360 बाय थीटा की वैल्यू निकालिए। एंगल आपको दिया जाएगा क्वेश्चन में, मैं एग्जांपल भी लूंगा, पहले समझ लो। आपने क्या करना, 360 बाय थीटा निकालना है। मान लो 360 बाय थीटा आया n कोई नंबर है। 360 बाय थीटा मान लो n एक नंबर आया, कोई भी एक नंबर। आपसे पूछेगा भी नंबर ऑफ इमेजेस कितनी बनेंगी। तो अगर आपने 360 बाय थीटा निकाला और वो वैल्यू आई n कोई भी एक नंबर आएगा, तो अब आपको ये देखना कि n इवन नंबर आया है या n ओड नंबर आया है। n इवन नंबर आया है या n ओड नंबर आया है, ये आपको देखना है। पहला एग्जांपल लेता हूं मैं, मान लीजिए n इवन नंबर है, n इज इवन नंबर। अगर n इवन नंबर आ जाता है और आपसे पूछा बताइए कितनी इमेज बनेंगी, तो नंबर ऑफ इमेजेस विल बी n-1। नंबर ऑफ इमेजेस विल बी n-1। पहले n अगर इवन नंबर आ जाए उसके हिसाब से बताऊंगा, फिर n ओड आ जाए तो उसके हिसाब से बताऊंगा। पहले सुनते जाओ। तो आपने 360 बाय थीटा निकालना है, n चेक करना क्या आया। अगर n आ जाए है इवन नंबर तो आपकी नंबर ऑफ इमेजेस n-1 बन जाएंगी। जैसे एग्जांपल लेता हूं, मान लो ये मिरर है, 2 मिरर हैं, एक ऑब्जेक्ट रखा है, ये एंगल 60 डिग्री है। मान लो इन मिरर्स के बीच का एंगल है 60 डिग्री। तो n आया 360 बाय 60। n कितना आया? 360 बाय 60। तो n आया 6। तो n 6 आया, इसका मतलब नंबर ऑफ इमेजेस ये दोनों मिरर मिलकर जो बनाएंगे वो 6 - 1 5 बनाएंगे। ये दोनों मिरर मिलकर इसका मतलब 5 इमेज बनाएंगे। अगर n इवन नंबर आ जाए तो पहले चेक कर लिया, n इवन आया तो उसमें से एक माइनस करके नंबर ऑफ इमेज लिख दो। एक और एग्जांपल लेता हूं, मान लीजिए इनके बीच का एंगल है 90 डिग्री। 90 डिग्री। आपसे पूछा जाएगा भी ऑब्जेक्ट की इमेज कितनी बनेगी, तो पहले n निकालो, 360 को 90 से डिवाइड करो, n आया 4। अगर n 4 आया तो n अगर 4 आया
तो n एक इवन नंबर है, तो n इवन नंबर है, तो नंबर ऑफ इमेजेस 4 - 1 3, तो इमेज 3 बनेंगी। तो इस तरीके से नंबर ऑफ इमेजेस काउंट की जाएंगी। ये एंगल 45 ले ले, एंगल 45 ले ले और 360 को 45 से डिवाइड कर ले, 8 आएगा। कितना आएगा? 8 आया। तो नंबर ऑफ इमेजेस 8 - 1 7 आई। 45 एंगल ले ले, 7 इमेज बन जाएंगे। ठीक है, अब मैं ले लेता हूं ओड का। अब देखो, अगर मान लो 360/θ n आया था, एंड इफ n इज ओड नंबर, अगर n ओड नंबर हो, इफ n इज ओड नंबर, तो अगर n ओड नंबर है फिर दो केस बनेंगे। ध्यान रखना, अगर n ओड नंबर है तो दो केस बनेंगे। पहला केस, ये पॉइंट थोड़ा ध्यान से सुनो भाई, वरना कुछ नहीं समझ में आएगा आप लोगों को। देखो, अगर n इवन नंबर था तो मैंने नंबर ऑफ इमेजेस n - 1 कर दी। अगर n ओड नंबर आ जाए तो फिर आपसे पूछा भाई नंबर ऑफ इमेज कितनी बढ़ेंगी। बेटा, अगर n ओड नंबर आ जाए ना, फिर आपको यह देखना पड़ेगा कि ऑब्जेक्ट जो है ना वो कहां रखा है। कहां से, मेरा मतलब समझो, एक बार सुनो। बेटा, अगर n ओड नंबर आ जाता है ना, तो फिर आपको यह देखना कि ऑब्जेक्ट किस लोकेशन पर है। अगर n ओड नंबर हो, अगर n ओड नंबर हो और ऑब्जेक्ट एंगल बाइसेक्टर पर हो, अगर n ओड नंबर आ जाता है और फिर आपसे कोई नंबर ऑफ इमेजेस पूछता है, तो पहले आप ये चेक करा करो कि ऑब्जेक्ट की पोजीशन क्या है। अगर ऑब्जेक्ट एंगल बाइसेक्टर के ऊपर रखा हो, इफ एंगल इज प्लेस्ड ऑन एंगल बाइसेक्टर, उस केस में नंबर ऑफ इमेजेस विल बी n - 1। उस केस में नंबर ऑफ इमेजेस विल बी n - 1। अगर n ओड नंबर हो, अगर n ओड नंबर हो, तो आपको यह देखना पड़ेगा कि ऑब्जेक्ट कहां रखा है। अगर ऑब्जेक्ट एंगल बाइसेक्टर के ऊपर हो, मतलब दोनों से सिमेट्रिकल रखा हो, दोनों से सिमेट्रिकल, बिल्कुल एंगल बाइसेक्टर पर अगर ऑब्जेक्ट रखा हो, तो नंबर ऑफ इमेजेस विल बी n - 1। नंबर ऑफ इमेजेस विल बी n - 1। ये पॉइंट नोट करो, आप इसको यूं लिखो, इफ n इज ओड नंबर, पूरा लिखो, मैं लिखवाता हूं। इफ n इज ओड नंबर एंड ऑब्जेक्ट इज प्लेस्ड ऑन एंगल बाइसेक्टर, इफ n इज ओड नंबर and object is placed on angle bisector, then number of images will be n - 1. Then number of images will be n - 1. जो पहले वाले में आया था वही आंसर आएगा, लेकिन ये तभी आएगा जब ऑब्जेक्ट एंगल बाइसेक्टर पर रखा होगा। इसी में अगला पॉइंट लिख लो, इसी में अगला पॉइंट लिख लो, इफ n is odd number, if n is odd number and object is not placed on angle bisector, if n is odd number and object is not placed on angle bisector, then number of images will be n. Then number of images will be n. अब मैं इसका एग्जांपल ले देता हूं, समझा देता हूं। मान लो ये दो मिरर हैं, इनका एंगल 72 डिग्री है। दो मिरर हैं, इनके बीच का एंगल है 72 डिग्री। यहां ऑब्जेक्ट रखा है, ये O ऑब्जेक्ट है। अगर मान लो ये एंगल 36 डिग्री हो, ये एंगल भी 36 डिग्री हो, अगर ये दोनों एंगल इक्वल हो, तो पहले मैं n निकाल के देखता हूं। 360/72 5 आएगा। अगर 360 को 72 से डिवाइड करो तो 5 आएगा। बट इसने ऑब्जेक्ट को एंगल बाइसेक्टर पे दे रखा है, इसने ऑब्जेक्ट को दे दिया एंगल बाइसेक्टर पर। तो नंबर ऑफ इमेजेस 5 - 1 4 बनेंगी। नंबर ऑफ इमेजेस 5 - 1 4 बनेंगी। n 5 था बट ऑब्जेक्ट वाज ऑन एंगल बाइसेक्टर, तो नंबर ऑफ इमेजेस विल बी 5। उसके बाद है, इसी को मैं रिपीट कर रहा हूं, इसी को एग्जांपल वैल्यू यही लूंगा। बट मान लो ये एंगल है 72 डिग्री, लेकिन ऑब्जेक्ट किसी एक के नजदीक हो, मतलब बीच में ना हो। एंगल बाइसेक्टर का मतलब बीच में हो गया। मान लो ऑब्जेक्ट यहां रखा, ये लाइन थी एंगल बाइसेक्टर,
एंगल तो 72 डिग्री है, बट ऑब्जेक्ट एंगल बाइसेक्टर पर नहीं रख रखा है। तो पहले एन निकालो, 360 बाई 72, एन आया 5, एन 5 आया, बट ऑब्जेक्ट इज नॉट प्लेस्ड ऑन एंगल बाइसेक्टर, बट ऑब्जेक्ट इज नॉट प्लेस्ड ऑन एंगल बाइसेक्टर। इसका मतलब नंबर ऑफ इमेजेस 5 - 1 नहीं आएंगी, 5 आएंगी। नंबर ऑफ इमेजेस 5 होंगी। इसको दोबारा देखो एक बार। मैंने दोनों केस में मिरर्स के बीच का एंगल 72 डिग्री लिया, दोनों केस में मिरर्स के बीच का एंगल 72 डिग्री लिया। 360 को 72 से डिवाइड करो तो 5 आएगा। बट एक एग्जांपल में मैंने ऑब्जेक्ट को एंगल बाइसेक्टर पर रखा। जब ऑब्जेक्ट एंगल बाइसेक्टर पर रखा था तो नंबर ऑफ इमेजेस 5 - 1 4 बनी। जब ऑब्जेक्ट एंगल बाइसेक्टर पर नहीं रखा था तो नंबर ऑफ इमेजेस 5 बनी, नंबर ऑफ इमेजेस 5 बनी। तो ये चीज है कि भी आपको जब ओड नंबर आ जाए तो देखना पड़ेगा कि ऑब्जेक्ट कहां रखा हुआ है। अगर वो एंगल बाइसेक्टर पर रखा हो तो n - 1 कर दो, अगर एंगल बाइसेक्टर पर न रखा हो तो n कर दो। इस तरीके से नंबर ऑफ इमेजेस निकाली जा सकती हैं। देखो वैसे तो क्वेश्चन ये भी है कि n अगर फ्रैक्शन नंबर हो, देखो एंगल बाइसेक्टर पर रखने का मतलब क्या है? एंगल बाइसेक्टर पर रखने का मतलब है कि दोनों के साथ सिमेट्रिकल है, दोनों के साथ सिमेट्रिकल है, तो उसका मतलब एंगल बाइसेक्टर पर है। और एंगल बाइसेक्टर पर ना होने का मतलब किसी एक मिरर के नजदीक है, चाहे इधर वाले के नजदीक है चाहे इधर वाले के नजदीक है। अगर एंगल बाइसेक्टर पर नहीं तो किसी भी एक मिरर के नजदीक हो सकता है। मेथड यही लगेगा। ठीक, स्टीज पूछ रहा अगर एन डेसिमल में आया तो आंसर क्या होगा? डेसिमल वाला भी आंसर है बेटे, लेकिन 10th लेवल पर नहीं बताया जाता वैसे, ठीक है ना। वैसे तो 10th लेवल पर तो हम कई बार यूं कह देते हैं कि जो इंटीग्रल नंबर आएगा वो ले लो, लेकिन वो कई जगह कंट्राडिक्शन दे देगा। एक्सटीज ने पूछा है कि भाई अगर एन डेसिमल में आ जाए, मान लो 5.2 आ जाए, तो 10th लेवल पर कई बार हम कह देते 5 बना लियो, 5 बना लियो, लेकिन कई जगह वो कंट्राडिक्शन क्रिएट कर देगा। तो सही तो 12th में बताया जाता है ये फ्रैक्शनल वाला। तो अभी 10th में तो इतना ही देख लो, या तो ओड नंबर या इवन नंबर वाला। देखो जीरो का मतलब है दो मिरर अगर पैरेलल हो, अगर दो मिरर पैरेलल हो, अगर दो मिरर पैरेलल हो तो नंबर ऑफ इमेजेस, जैसे इनके बीच में कहीं ऑब्जेक्ट रख दिया, 0 डिग्री एंगल का मतलब दोनों मिरर पैरेलल हैं। जैसे आप दो मिरर के बीच में खड़े हो जाओ, दो मिरर के बीच में खड़े हो जाओ, तो इस केस में अगर दो मिरर पैरेलल हैं तो एंगल कहलाएगा 0। तो n होगा 360 बाय 0 इनफाइनाइट। तो नंबर ऑफ इमेजेस भी इनफाइनाइट होंगी, नंबर ऑफ इमेजेस विल बी इनफाइनाइट। अगर दो मिरर पैरेलल हो तो उस केस में इनफाइनाइट इमेजेस बनती हैं। देखो अच्छा, ये जब दो मिरर पैरेलल होते हैं ना तो इसकी नंबर ऑफ इमेजेस बहुत सारी बनेंगी आपकी, इनफाइनाइट। ये भी बहुत सारी इमेज बनाएगा, ये भी बहुत सारी इमेज बनाएगा, तो नंबर ऑफ इमेजेस इनफाइनाइट बोल दो पैरेलल मिरर्स के बीच में। कि जैसे इसको आप एक्सपीरियंस भी करते हो डेली लाइफ में। जैसे आप बार्बर की दुकान पर जाते हो ना, बार्बर की दुकान पर तो एक मिरर आपके सामने लगा होता है, एक मिरर आपके पीछे लगा होता है। अगर बार्बर शॉप पे जाते हो आप तो आपके सामने आपको देखोगे ना बहुत सारी इमेजेस दिखाई देती हैं। वो बहुत सारी इमेज इसलिए दिखाई देती है क्योंकि आप दो पैरेलल मिरर्स के बीच में होते हो, दो पैरेलल मिरर्स के बीच में होते हो, और उस केस में दोनों मिरर्स के बीच का एंगल 0 डिग्री होगा, इसलिए आपको इनफाइनाइट इमेजेस दिखाई देती हैं। अगला पॉइंट सुनो मेरा बेटा, जैसे ये आप हैं, ये आप हैं भाई, अपने अपनी फोटो देख लो, और आप मिरर के सामने खड़े हैं, ये मिरर है। अब अगला क्वेश्चन के ऊपर ध्यान दो जो मैं बताना चाह रहा हूं। मान लीजिए ये आप हैं और किसी प्लेन मिरर के सामने खड़े हैं। मान लो आपकी हाइट है h, आपकी हाइट h है। अपनी अपनी फोटो मिला लो भाई, हैं? अपनी अपनी फोटो मिला लो, देख लो किसका चेहरा बना हुआ है। वैसे तो मेरे को ये मेरे जैसा ही लग रहा है, हाँ हाँ, इमोजी बना दिया मैंने। हाँ, अब क्वेश्चन ये आता कि मान लो आप h हाइट की है, आपकी हाइट h है, तो क्वेश्चन ये पूछा जाएगा कि मान लो आप प्लेन मिरर के अंदर एक साथ अपनी कंप्लीट इमेज देखना चाहते हैं। आप कंप्लीट इमेज अपनी देखना चाहते हैं, पूरी इमेज एक साथ मिरर में देखना चाहते हैं। मतलब आप ये चाहते हैं कि आपके सिर की इमेज भी बन जाए, दिखाई दे आपको, और आपके पांव की इमेज भी आपको दिखाई दे। तो आपसे पूछा जाएगा बताइए कि अगर आप एक साथ अपनी पूरी बॉडी को इस मिरर में ऑब्जर्व करना चाहते हैं,
इस मिरर में ऑब्जर्व करना चाहते हैं, तो मिरर की मिनिमम हाइट कितनी चाहिए? मिरर की मिनिमम हाइट कितनी चाहिए? तो बेटा अगर आपकी हाइट h है तो मिरर की मिनिमम हाइट h/2 होनी चाहिए। मिरर की मिनिमम हाइट h/2 होगी तो ये कह रहा है कि भाई अगर आपकी h हाइट है तो मिनिमम कितनी हाइट का मिरर हम लें ताकि आपको पूरी बॉडी एक साथ दिखाई दे। हाँ, तो उसके लिए मिनिमम हाइट आपकी मैं बता रहा हूं h/2 चाहिए, मिनिमम हाइट h/2 चाहिए। और जैसे जैसे मान लीजिए एग्जांपल लेता हूं मैं, मान लो एक आदमी है ये, इसकी हाइट मान लो, मैं एग्जांपल ले रहा हूं, मान लो एक आदमी है, इसकी हाइट जो है वो 200 सेंटीमीटर है, 200 सेंटीमीटर। एक आदमी 200 सेंटीमीटर का है, तो आपसे पूछा जाएगा भाई ये बताओ कितनी हाइट का मिरर लें कि ये आदमी अपनी पूरी बॉडी को एक साथ मिरर में ऑब्जर्व कर पाए। तो बेटा अगर ये आदमी 200 सेंटीमीटर का है तो मिनिमम हाइट 100 सेंटीमीटर होनी चाहिए अपने आप को पूरा ऑब्जर्व करने के लिए। इसमें ये देखो, सुनो मेरी बात को, अब बच्चे ये पूछ रहे हैं भाई मिरर की पोजीशन पर मतलब आगे पीछे पता नहीं, लेकिन मिरर ना बहुत नीचे भी नहीं होना चाहिए, बहुत ऊपर भी नहीं होना चाहिए। मिरर की एक पर्टिकुलर पोजीशन होती है, मिरर की एक पर्टिकुलर पोजीशन होती है, उस पोजीशन पर खड़ा पड़ेगा। जैसे मैं खड़ा हूं, मान लो अगर मैं मेरी हाइट के अकॉर्डिंग मिरर मैंने आधी हाइट का ले लिया, लेकिन मिरर मैंने बिल्कुल ऊपर रख दिया, बहुत ज्यादा ऊपर कर दिया, फिर नहीं दिखेगी। बच्चों ने क्वेश्चन अच्छा पूछा था कि भाई इस पोजीशन पर नहीं, आप ये देखो देखो सुनो मैं जो बताना चाह रहा हूं, देखो मान लीजिए ये मिरर है, ये एग्जांपल सुनो एक बार मेरा, मैं जो बताना चाह रहा हूं, मान लो ये मिरर 100 सेंटीमीटर का, लेकिन अगर मैं ये मिरर बहुत ऊंचे रख दूं ना, ये मान लो मैंने मिरर बहुत ऊंचे रख दिया तो अब नहीं दिखाई देगी, अब नहीं दिखाई देगी। अगर मैं इसको बहुत नीचे रख दूं ना तो इस केस में भी नहीं दिखेगी, इस केस में भी दिखाई नहीं देगी, इसमें भी पूरी इमेज दिखाई नहीं देगी। हाइट प्रॉपर एक एडजस्टमेंट करनी पड़ेगी आपको, हाइट की तो जब हाइट की एडजस्टमेंट करनी पड़ेगी। मैं कह रहा हूं कि मिनिमम हाइट कितनी चाहिए, बड़ा तो कितना ही ले लो, बड़ा तो कितना ही ले लो, मिनिमम हाइट h/2 चाहिए। तो केवल आप हाइट वाला याद कर लो कि आपकी हाइट अगर h है तो h/2 हाइट का मिरर चाहिए। वो पोजीशन सब कुछ समझाई जाती है। +2 में तो हम डायग्राम बना के समझाते हैं कि ऐसा क्यों h/2 क्यों आया, हाफ साइज क्यों चाहिए, ये सब कुछ समझाया जाता है बेटे +2 में। लेकिन 10th में आपको मैंने केवल कहा फार्मूला याद कर लो, वरना उसके बगैर फिर आपको दिक्कत आएगी, समझ में कम आएगा। फार्मूला याद कर लेगा, अपने पुट करके सोल्व करना है एनटीएससी वगैरह में, ठीक है ना। 12th में जब जाओगे ना ये चीज रिपीट होती है, वहां पूरा डायग्राम बना के सिखाया जाता है आपको कि भाई ये इसलिए आया, इसका कारण ये, इसके कारण ये, सब कुछ समझाया जाता है। अभी तो जो मैं बता रहा हूं ना मिनिमम हाइट वाला, वो याद कर लो। अब मैं एक और क्वेश्चन देता हूं, वो सुनो। अब एक अगला क्वेश्चन देखो बेटा, जैसे मान लो ये एक आदमी है, इसका चेहरा है। अगला क्वेश्चन सुनो बेटा, अब अगला क्वेश्चन सुनो, ठीक है। अगला क्वेश्चन ये है कि जैसे ये आप हैं और आप मिरर में एक साथ अपने पूरे चेहरे को देखना चाहते हैं प्लेन मिरर में। अगला क्वेश्चन सुनिए, मान लीजिए आप मिरर में एक साथ पूरा चेहरा देखना चाहते हैं, तो आपसे पूछा जाएगा भाई मिरर का साइज क्या हो, मिरर का साइज क्या हो ताकि एक साथ आप अपने पूरे चेहरे को देख पाएं। ये आपका चेहरा है और आप पूरे चेहरे को एक साथ मिरर में देखना चाहते हैं, तो मिनिमम साइज मिरर का क्या होना चाहिए, मिनिमम साइज। बेटा देखो इसके मान लो इसकी मिरर की फेस की हाइट है h। अब थोड़ा सा ध्यान से सुनना भाई मेरी बात को। अब जैसे ये आप हैं, मिरर के सामने खड़े हैं और आप अपने आप को पूरे चेहरे को एक साथ देखना चाहते हैं, तो आपसे पूछा जाएगा भाई मिरर की लंबाई चौड़ाई क्या हो। ये मान लो मिरर है, जिस मिरर में आप अपने आप को पूरा एक साथ देखना, पूरे चेहरे को एक साथ देखना चाहते हैं, तो आपसे ये पूछा जाएगा भाई मिरर के डायमेंशन क्या हो। तो बेटा मान लीजिए आपके चेहरे की हाइट है h, सुनते जाओ। अब मान लो आपके चेहरे की हाइट है h, तो मिरर की मिनिमम हाइट चाहिए h/2, लेकिन ये लंबाई चौड़ाई दोनों पूछना चाह रहा है, लंबाई चौड़ाई दोनों पूछना चाह रहा है। ये देखो आपकी चेहरे की हाइट थी h, तो मिरर की हाइट कम से कम h/2 होनी चाहिए, लेकिन आप तो लंबाई पूरा चेहरा देखना, ऊपर भी और चौड़ाई भी, दोनों चीज एक साथ देखना चाहते हो, तो आपको मिरर की चौड़ाई भी बतानी है, मिरर की चौड़ाई। अब ये देखो मिरर की चौड़ाई बताने के लिए ना आपको इस आदमी के कान टू कान डिस्टेंस चाहिए, कान टू कान।
ईयर टू ईयर मतलब कान टू कान का मतलब ईयर टू ईयर का गैप पता होना चाहिए। तो ईयर टू ईयर डिस्टेंस अगर आपको पता है, आई टू आई डिस्टेंस आपको पता है, आई टू आई डिस्टेंस, तो आपसे पूछेगा भाई हाइट एच बाई टू, चौड़ाई कितनी चाहिए मिरर की, तो चौड़ाई चाहिए भाई बी माइनस ए बाई टू, चौड़ाई चाहिए बी माइनस ए बाई टू। बेटा अगला क्वेश्चन ध्यान से सुनो। बेटा मान लो एक रूम है ये, और रूम की हाइट है एच, रूम की हाइट एच है, आप रूम के सेंटर में खड़े हो, इसमें पोजीशन ध्यान रखना, आप रूम के सेंटर में खड़े हो, आप रूम के सेंटर में खड़े हो, और आपके सामने वाली दीवार पर एक मिरर है, आपके सामने वाली दीवार पर एक मिरर है। क्वेश्चन सुनना, क्वेश्चन ये है कि आप जैसे जैसे कमरा है, मेरे को आप इमेजिन करो एक बार, मेरे को इमेजिन करो आप, जैसे मैं कमरे, ये कमरा जिस कमरे में खड़ा हूं, मेरे सामने एक मिरर है, दीवार पर लगा हुआ मिरर एक, मैं कमरे के सेंटर पे हूं, ऐसा सोचो। इस क्वेश्चन को ध्यान से सुनो। मान लीजिए मैं कमरे के सेंटर में खड़ा हूं, मेरे सामने वाली दीवार पर एक मिरर लगा हुआ है, और मैं उस मिरर में पीछे वाली पूरी दीवार देखना चाहता हूं, पूरी हाइट दीवार की, मैं पूरी हाइट दीवार की देखना चाहता हूं एक साथ। मुझे दीवार का नीचे वाला हिस्सा भी दिखे, मुझे पीछे वाली दीवार का ऊपर वाला हिस्सा भी एक साथ दिखाई दे, पूरी दीवार एक साथ दिखाई दे। तो क्वेश्चन ये पूछा जाता है कि अगर आप कमरे के सेंटर पे खड़े हो, इसमें कमरे के सेंटर पे खड़े होना जरूरी है, ये बात याद रखना, आगे पीछे खड़े हो जाएगा तो आंसर चेंज हो जाएगा। आप कमरे के सेंटर पे खड़े हो, आपके सामने वाली दीवार पे मिरर है, आपके पीछे वाली दीवार की हाइट एच है, तो आपसे यह पूछा जाएगा कि ये बताओ मिरर की मिनिमम हाइट कितनी हो, मिरर की मिनिमम हाइट कितनी हो, ताकि आप पीछे वाली पूरी हाइट दीवार की एक साथ देख पाओ, एक साथ पूरी दीवार की हाइट देख पाओ। तो जो सामने मिरर है उसकी मिनिमम हाइट कितनी होनी चाहिए, तो बेटा उसकी मिनिमम हाइट होनी चाहिए h बाई थ्री, मिनिमम हाइट h बाई थ्री होनी चाहिए। लेकिन ये डिस्टेंस और ये डिस्टेंस इक्वल होने चाहिए, तब है, ये ध्यान रखना, ये दोनों डिस्टेंस अगर इक्वल है, पीछे वाली दीवार की हाइट अगर h है, तो मिरर की हाइट मिनिमम हाइट h बाई थ्री चाहिए, h बाई थ्री या उससे ज्यादा हाइट होगी तो ही आप पूरी दीवार पीछे वाली एक साथ देख पाओगे। ये एक साथ देखने की कंडीशन होती है कि नीचे वाला हिस्सा भी दिखे मुझे और ऊपर वाला हिस्सा भी दिखे, तो उसके लिए मिनिमम हाइट पूछी जाती है, वो h बाई थ्री है। चलो अब आप बाकी चीजें कल करेंगे।